जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। बोलेंगे जी। दीपक बुलानिया, प्रियांशी, ईश्वर सिंह चौहान, संदीप कुमार, नील कंदेल, अमित कुमार, प्रियांशु, नेत्रपाल, शुभम यादव, अंशुमान, पूजा, निशांत, अंकुर सिंह, मोहित कुमार, आंचल यादव, साहिल मान, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका दिल्ली सल्तनत को इतिहास में। उम्मीद करूंगा पिछली क्लास की चीज़ें आप रिवाइज करते होंगे, हर रोज आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुलाम वंश को पढ़ रहे थे। ठीक है। गुलाम वंश में कौन कौन शासक हुए बोलेंगे जरा। संस्थापक कौन थे? 1206 से लेकर के 1210 तक किसने शासन किया? तो क्या बोलेंगे भैया? आपका शासन रहा था किसका? आपका। तो ऐबक ने संस्थापना की है। स्थापना की यानी संस्थापक रहा ऐबक। ठीक है। ऐबक के बाद में आराम शाह गद्दी पर आया। कौन आया? आराम शाह गद्दी पर आया। आराम शाह 8 महीने ही शासन कर पाया। उसके बाद में भैया जी इल्तुतमिश गद्दी पर आया। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश कब से कब तक रहा? क्या बोलेंगे? 1211 से लेकर के 1236 तक। 1236 के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर आया, जिसकी मां शाह तुर्कान शासन कर रही थी। फिरोज के बाद में बच्चे कौन आई? रजिया सुल्तान आई, और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किले में कैद रखी गई? शासन काल कब से कब तक था? 1236 से लेकर के 40 तक। रजिया सुल्तान के बाद में आपका कौन आया? बहराम शाह आया। क्या बोलोगे? बहराम शाह, जो 1240 से लेकर के 1242 तक गद्दी पर था। 1242 तक गद्दी पर था। ठीक है। इसी के समय पर ऐतगीन था। इसको ऐतगीन का हाथ था मैंने बताया, लेकिन ऐतगीन ज़्यादा व्यवस्था में रहने लग गया। ज़्यादा व्यवस्था में रहने लग गया तो ऐतगीन को इसने मार दिया। तो बहराम शाह के बाद में बहराम शाह की जो मौत, क्या बोलेंगे? बहराम शाह हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। ये इल्तुतमिश का बेटा था, रजिया का भाई था। इसने अपना पीएम ऐतगीन को नियुक्त किया। ऐतगीन की हत्या भी फिर इसी ने करा दी। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया। अब आप बताएंगे ऐतगीन कौन था? एक अमीर था भैया। अमीर समझते हैं? कौन से अमीर? अमीरों की संख्या कितनी थी? तो ऐसे मत सोचना जी पैसे से अमीर है क्या ये लोग, नहीं। अमीर से मतलब था उस समय सुल्तान के सबसे करीबी लोग, जिनकी सुल्तान के निर्णयों में भूमिका होती थी, डिसीजंस में एक पार्टिसिपेट होता था। ठीक है। तो वो कौन थे? 40 ताकतवर लोग थे। धन से मतलब नहीं, जिनकी शासन में पकड़ थी। 40 ताकतवर लोग, उन्हीं को हम कहते हैं अमीर। तो जब अमीर की हत्या हुई एक की, तो अन्य अमीरों को खतरा पैदा नहीं हुआ होगा। यानी तुर्क के चहलगानी के अन्य लोगों को खतरा हुआ कि कल को, यानी कि आने वाले समय में यह घटना शायद हमारे साथ भी घटित हो। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो 40 अमीरों ने सोचा इसका तो मतलब यह हुआ कि हम लोग तरक्की कर ही नहीं सकते, ऐतगीन हाथी नहीं रख सकता, हम हाथी नहीं रख सकते। तो इन्होंने फिर क्या बोला कि बहराम शक्तियां की समझो, बहराम शाह है उसकी शक्तियां कमजोर गई और इसको मार डाला गया। इसको मार डाला गया तो फिर इसके बाद में मसूद शाह आया। मसूद शाह ये किसने गद्दी पर बिठाया? 40 अमीर तुर्कों में से एक अमीर तुर्क था किसलू खां। किसलू खां का योगदान था। क्या बोलोगे? किसलू खां ने गद्दी में सहायता की, गद्दी प्राप्त करने में। ठीक है। गद्दी प्राप्त करने में सहायता की, करने में सहायता। आप सब लोगों को पता होगा रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का क्या नाम था, बताएंगे? आप कहेंगे भैया शाह तुर्कान है वो तो। एक अयोग्य और विलासी शासक था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसकी माँ शाह तुर्कान थी। मैंने कहा शाह तुर्कान के संबंध थे किससे? 40 अमीर तुर्कों से। तो इस समय पर 40 अमीर तुर्कों को अपने फेवर का आदमी लगा, जो राज दरबार का ही सदस्य था। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक राजा था, राजा रह चुका था। बेशक वो 7 महीने शासक रहा, लेकिन उसके बेटे को उनको ठीक लगता है कि मसूद शाह को शासक बना लेते हैं। और किसलू खां ने ये रणनीति फैलाई। जो 40 अमीरों में से एक है, एक शमसी कुलीन था। शमशी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐबक की जाति इलबरी थी, उसी तरह से किसलू खां की जो जाति थी, किसलू खां की जाति मित्र हुआ करती थी आपका शमशी। इसको शमसी कुलीन कहा जाता था।
फाइनली गद्दी पर आया और फिर ये 1246 तक शासन करता है और ये फिर एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद में आया नसरुद्दीन महमूद। अच्छा, ये नाम आपने पहले कभी सुना? मैंने आपसे कहा था गौर देना। इसको लिखा हुआ है इल्तुतमिश का पुत्र। क्या ये नाम आपने सुना? आप कहेंगे भैया जब आप हमें इल्तुतमिश पढ़ा रहे थे तब आपने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में मकबरा बनवाया था और जब वह बंगाल और बिहार अभियान से वापस लौट के आया तो उसकी मौत हो गई थी। ये कहानी याद है? एक बार थम्स अप करें। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल ये कहानी हमको याद है, लेकिन ये नसरुद्दीन महमूद क्या वापस जिंदा हो गया? नहीं, ये उस नसरुद्दीन महमूद का पुत्र है। कौन नसरुद्दीन महमूद? क्या बोलोगे? नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र है। याद है आपको? आप कहेंगे भैया ये कितना कंफ्यूजिंग हो गया। भैया कंफ्यूजिंग है। क्यों? नसरुद्दीन महमूद का पुत्र नसीरुद्दीन महमूद, तो कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा। दरअसल में इसके बारे में मिनहाज उस सिराज लिखता है कि इल्तुतमिश अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को इतना प्यार करता था कि उसने अपने जितने भी दरबारी इतिहासकार थे उन सब को ये आदेश दिए कि नसरुद्दीन महमूद जो खत्म हो चुका है, जिसकी एक विधवा है, उसकी विधवा के लिए उसने राजसी व्यवस्थाएं की, बहुत शानदार रहने की व्यवस्थाएं की। उसने कहा उस समय उसके गर्भ में बच्चा था जो नसरुद्दीन महमूद का बच्चा था। उसने कहा जब इस बच्चे का जन्म हो तो उसको भी नाम नसरुद्दीन महमूद दिया जाए और सारी व्यवस्था दी जाए और कल दिल्ली की गद्दी पर इसको बिठाया जाए। इल्तुतमिश का एक आदेश था और उसने कहा इसको कोई मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र ही कह करके पुकारे, मेरा पुत्र ही इसको समझा जाए। तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों से भूल हुई तो उन्होंने उसको पुत्र ही लिखा है, जैसे हमने लिखा है इल्तुतमिश का पुत्र। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश का पोता है। दरअसल सल्तनत काल का औरंगजेब इसको कहते हैं, यानी कि इसके खुद के स्वयं के खर्चे नहीं थे कोई भी, मतलब अपने ऊपर धन नहीं लुटाता था, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। और इसने नायाब ए मुमलिकात, कौन सा पद है ये? पीएम का पद है। मैंने बताया ना जो एतकीन को मिला था पिछले कल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इन्होंने दिया बलबन को। महमूद बलबन का दामाद था। महमूद बलबन का दामाद। बलबन देखो कितना सातिर आदमी है। सुल्तान के यहां पद ले लिया पीएम का, मजबूत पद है। सुल्तान बन गए राष्ट्रपति और महमूद से अपनी बेटी की शादी भी करा दी, अपना दामाद भी बना लिया। यानी कि अब दामाद दिल्ली का राजा और खुद के पास नायाब ए मुमलिकात का पद। और बलबन ऐसा वैसा नहीं है, बहुत कूटनीतिक आदमी है, अभी समझाएंगे बलबन को। तो महमूद बलबन का दामाद था। तो जब 1266-65 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, कहते हैं शमसी वंश का खात्मा हुआ, प्रथम इलबरी वंश का खात्मा हुआ। भैया शमसी और इलबरी से मतलब क्या है? दरअसल में बच्चे जो तुर्क लोग भारत में आए थे, तुर्कों की कहते हैं 64 नस्लें भारत में आई। कितनी ब्रीड आई? 64 नस्लें इनकी भारत में आई थी। ठीक है, तो 64 नस्लों में से ही जैसे एक शमसी नस्ल हो गई, जिन शमसियों को हम क्या कहते हैं? इलबरी। इसीलिए मैंने गुलाम वंश को कहा इसको इलबरी वंश भी कहते हैं। तो इलबरी जाति का कौन था? भैया ऐबक था। तो ऐबक वाली जाति वाले ये लोग कहाँ तक चले आ रहे हैं? क्योंकि अब तक आप देखें इल्तुतमिश का बेटा है। इल्तुतमिश एक गुलाम था। किसका गुलाम था जी? क्या बोलोगे? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। तो बाय डिफॉल्ट ये भी आपका क्या था? शमसी ही था। इसकी जो ब्रीड थी, इसकी जो जाति थी वो शमसी थी। लेकिन इसके बाद शमसी वंश नहीं रहा, यानी कि गुलाम वंश में फिर शासन शुरू होता है। इसका शासनकाल बलबन का। बलबन गद्दी पर आता है। अब बलबन के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट ये है कि कहा जाता है कि जो नसरुद्दीन महमूद है वह अपनी मौत मरा है। कुछ लोग कहते हैं कि बलबन ने उसको जहर देके मार दिया। बलबन ने उसको जहर देके मार दिया और बलबन ने सारी शक्तियां पहले अपने फेवर में की, इकट्ठा की। जब बलबन को सही समय लगा तो बलबन ने जहर दे दिया नसरुद्दीन महमूद को। फाइनली बलबन गद्दी पर आता है और बलबन को बच्चे इसने कहा कि हम लोग शमसी पमसी नहीं है, हमारी नहीं है इलबरी जाति, हम उनकी जाति के नहीं है जो पहले शासन कर रहे थे, हमारी तो जाति अलग है।
खुद को अलग जाति का बताता है और बलबनी वंश कहता है खुद को, और कहता है ये सेकंड इलबरी वंश होगा। पूरा नाम क्या था बलबन का? पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। उपाधि इसकी उलूग खां है, और एक उपाधि है इसकी, क्या बोलोगे? जिल्ले लाही। जिल्ले इलाही। यहां से बात शुरू होती है। जिल्ले इलाही कहता है कि मैं ही ईश्वर की छाया हूं। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। अब सोचो क्या खतरनाक आदमी रहा होगा जिसने ईश्वर की छाया स्वयं को कह दिया। बोला कि अन्य कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ बलबन एक शक्ति है। तो आपको मित्र बलबन का पहले कैरेक्टर समझना होगा। बलबन एक दास है। कौन खरीद के लाया है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश इसको जब खरीद के लाया तो इसको बाजार में कोई नहीं खरीद रहा था। दिखने में गंदा, ठिगना आदमी, 4.25 फीट का बलबन, काम भी क्या करेगा? ऊंचे कामों को तो कर ही नहीं पाएगा, नीचे नीचे काम कर पाएगा। लेकिन कद काठी का मजबूत था। इसकी दयनीय अवस्था देख करके इसको इल्तुतमिश ने खरीदा। कोई नहीं खरीद रहा, चलो हम ही खरीद लेते हैं। सुल्तान वाला भाव इल्तुतमिश के अंदर आ गया। मैंने कहा ना, इल्तुतमिश क्रूर नहीं था, धर्मांध भी नहीं था, धर्म में अंधा भी नहीं था। खरीद लिया होगा, दया आई होगी। उसको थोड़ी पता था। इसको उठाया गया शुरू में कि भाई क्या काम करोगे? बलबन ने कहा जी जो काम दे दो। उन्होंने बोला कि हमारे अस्तबल में घोड़े हैं और घोड़े गोबर करते हैं, लीद करते हैं, वो सब गोबर उठा के अकेले तुमको बाहर डालना होगा। ऐसी मजाक में बोल दिया। सारा बहुत सारे लोग लगते थे। बोला डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बलबन की एंट्री होती है। और बलबन एक गोबर ढोने से लेकर के अमीर आखूर, यानी कि घोड़े के अस्तबल का प्रमुख, घोड़े के अस्तबल के प्रमुख से होते 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 आपका कहां पर? नायाब ए मुमलिकात बना, प्रधानमंत्री। आप ऐसे समझो, अगर प्रधानमंत्री माने तो आप समझ लो होम मिनिस्टर तक की पोस्ट तक पहुंच गया। दूसरी दिल्ली सल्तनत की ताकतवर कुर्सी तक पहुंच गया, और अंत में सबसे ताकतवर दिल्ली के सुल्तान तक पहुंच गया। क्योंकि उसके पास प्लानिंग है, योजना है। तो सताया हुआ था। कहते अपने जीवन में बहुत गरीबी, बहुत अभाव बलबन ने झेले। अब इन अभावों को तलवार के साथ में लेकर के बोला कि सबसे बड़ी शक्ति मैं हूं और इस दुनिया को मेरे सामने झुकना होगा। क्या बोलेंगे? इस दुनिया को मेरे सामने झुकना होगा। और जैसे ही ये बात आई, यहां पर समझेंगे, पहले पॉइंट सुन लिया करो। अमीर ए शिकार बना, यानी कि पहले गोबर उठाने के लिए, फिर अमीर ए शिकार बना बहराम शाह के समय पर। अमीर ए आखूर इसकी पोस्टिंग हुई, क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम से ये अमीर ए आखूर बना। इसी के टाइम पर आगे प्रोग्रेस हुई इसकी। लोहो और रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहो और रक्त नीति का क्या मतलब है और किसके खिलाफ है? मेवातियों के खिलाफ। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा इसने बोला कि देश में समस्याएं क्या हैं, राज्य में समस्याएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा का एक मेवात क्षेत्र है, और जो लोग भी दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं, मेवाती उनको लूट लेते हैं, मेवाती लोग उनको लूट लेते हैं। तो इसने कहा कि अभी तुरंत 3000 अफगान बुलाओ। 3000 अफगान सैनिक भर्ती किए गए। और जो 3000 अफगान सैनिक ये भर्ती किए गए, जो भारत में ये भी आगे चल के एक वंश बनाएंगे, एक क्या 2 वंश बनाएंगे। इन अफगान सैनिकों का काम था कि दिल्ली की तरफ आ रहे व्यक्तियों को अगर कोई लूटता है तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। इसी को बोलते हैं तलवार और रक्त की नीति, लोहे और रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ। तो अपने उस लूटमार वाले क्षेत्र को इसने साफ किया। दिल्ली के आसपास के जंगलों में चौकियां बनवाई। अगला इसके सामने टारगेट क्या था कि ये जो 40 सरदार थे, तुर्क चहलगानी बताएं किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे भैया इल्तुतमिश ने बनाई। तो इसके सामने एक बड़ा ऑप्शन ये था कि ये बड़े कलाकार व्यक्ति हैं, किसी को राजा बना देते हैं, कभी किसी को हटा देते हैं। बलबन ने कहा पहले तुम्हारा इंतजाम करता हूं बेटा, बहुत दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में तुम मजे ले रहे हो, किसी को भी परेशान करने लग जाते हो। सर मेवाती क्या होता है? मेवात क्षेत्र है बच्चे हरियाणा का, वहां के रहने वाले लोग। ठीक है।
एक बार बताएंगे मेरी आवाज सब लोगों को, बताएंगे मेरी आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर करते रहते हैं और कोई कोई लिखता रहता है, कोई कोई लिखता रहता है सर जी आवाज लाउड करिए। बेटा फिर आपके फोन में दिक्कत होगी। देखो सब बच्चों के एकदम से थम्स अप आ रहे हैं, आवाज सब लोगों को ठीक है। तुम देखो अपने फोन में चला गया, एकदम परफेक्ट आवाज है। तुम्हारे फोन में दिक्कत है भाई, ठीक करो उसको। तो तुर्क चहलगानी का इसने अंत किया, और ऐसे नहीं मारा उन 40 को इसने। 40 में से हालांकि 3 तो मर चुके थे, इसके सामने 37 थे, लेकिन उनके बच्चे भी थे, वो भी खुद को सरदार समझते थे सारे के सारे। इसने बोला तुम्हारा बढ़िया इंतजाम करेंगे, और इसने बोला कि किसी भी तुर्क से, जो ये 40 तुर्क हैं, किसी की थोड़ी सी भी कमी दिखे ना, बस बलबन को इन्फॉर्म कर दो। अब सोचो यार, आदमी से कहीं ना कुछ गलती होगी। जैसे कि आप समझो, एक मलिक बकबक था, बड़ा चर्चित किस्सा है इसका इतिहास का। मलिक बकबक ये 40 सरदारों में से एक था, और इसकी गलती देखना। मलिक बकबक जो है आपका, ये बदायूं में था। कहां पर था? बदायूं में। तो बदायूं में इसने, एक व्यक्ति था जिसने सिंहासन के खिलाफ थोड़ा सा विद्रोह कर दिया। थोड़ा सा विद्रोह कर दिया तो मलिक बकबक ने उस व्यक्ति को मरवा दिया वहां पर। डिसीजन ले लिया उसने। अब तक 40 तुर्क सरदारों के मजे थे, डिसीजन ले पाते थे, उनको लगता था हम बड़ी ताकत हैं। तो इसने भी बदायूं में एक डिसीजन दे दिया, एक व्यक्ति को मरवा दिया। व्यक्ति को मरवा दिया तो भैया गुप्तचर थे बलबन के, बलबन को ये मैसेज दिया गया कि बताएं जरा क्या किया जाए। उसने एक व्यक्ति को मार दिया है, मौका है। बलबन ने आदेश दिया कि इसको 500 कौड़े मारे जाएं मलिक बकबक को, और उसकी विधवा के हवाले कर दिया जाए, जिसको इसने मारने के आदेश दिए हैं। वह विधवा जो चुनाव करेगी वह होगा। अब जिसका पति मरा हो वह विधवा क्या चुनाव कर सकती है, आप सोच सकते हैं। किसी को जहर दे दिया। ऐसे ही एक आपका, अगर इसी में नाम आता है आपका किसका, हैबत खां, जो अवध में था, हैबत खां, ठीक है। इसको सिर्फ एक जनता में एक व्यक्ति को डांटने मात्र के लिए 500 कौड़े लगवाए बलबन ने। बोला इसको 500 कौड़े लगाओ, ये काय का अमीर है, इसलिए शक्ति दी गई है तुमको कि लोगों को तुम धमकाओ। कौड़े ऐसे नहीं, कौड़े ऐसे लगते थे कि एक कौड़े में मांस के साथ में ब्लड भी आता था। इतना शानदार कौड़ा लगता था। ऐसा नहीं तुम खेलते होगे कौड़ा है जमाई का, तौलिए का बना लिया और मार दे, नहीं। कौड़े का मतलब होता था एक कौड़े में मांस के साथ में ब्लड भी बाहर आ जाए। सोचो ऐसे 500 कौड़े। कहने का मतलब है खत्म कर दिया तुर्क चहलगानी को। और ये तुर्क चहलगानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं सुपरमेसी की बात पर। बड़ा सताया जनता ने मुझको, क्या अगर मैं भी तुम्हें सताने पर आ जाऊं तो क्या होगा, ये करके दिखाया बलबन ने। सिजदा, बोला जितने भी लोग हो सब मेरे सामने झुकोगे। कानूनी व्यवस्था बना दी और आदेश पारित करवा दिया, जितने भी लोग हैं बलबन जब दिखे तो झुक जाना है, अपने घुटनों पर आ जाना है सबको। पाबोस, बलबन यदि नजदीक है तो उसके पैरों को चूमोगे। वही तो छोटा है, तुम उससे नीचे हो जाओ सब उसे ऊंचा कोई नहीं दिखना चाहिए। नौरोज उत्सव, ये बच्चे ईरानियों का उत्सव है। ईरानी मुस्लिम, बहुत सारे उलेमा मुल्लाओं ने ये कहा था उस समय के कि ये क्या, ये मुस्लिम एक आपका अगर बोले मुस्लिम त्योहार नहीं है, ये क्या ईरानी त्योहार तुम शुरू करते हो। उस समय के मुल्ला मौलवियों ने बहुत विरोध किया इसका। इसने बोला कि अब उत्सव शुरू होगा, एक ईरानी उत्सव, जो पारसियों का त्योहार है, मुस्लिमों का त्योहार नहीं था, नौरोज, ठीक है। अच्छा जी, क्या बोलेंगे? तो इसीलिए बोलते पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई, यानी एक ऐसी प्रथा हो गई जो अब तक इस्लामिक युग में नहीं थी, ठीक है। कोई दिक्कत? फारसी पद्धति में दरबार का, पारसी पद्धति में दरबार का गठन भी इसने कर लिया। क्या बोलोगे? दरबार का गठन भी इसने कर लिया। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की, किसने? बलबन ने। यहां बच्चे ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो हम अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा क्यों भैया? जब आप ये बता रहे हैं तो ये भी देखिए ना
कि अलाउद्दीन खिलजी, ये कोड किस चीज का आता है भाई? हाँ भानु, कोड हटवाना है। क्या कोड वोड लगा रखे हैं तुमने यार, ऐसे ही पढ़न दो बच्चों को। ठीक है, क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे आंसर। अच्छा भैया ऐसा क्यों? दरअसल में बच्चे मैंने आपको बताया था इक्ता। इक्ता किसने शुरू की थी? आप बोलेंगे इक्ता भैया जमीन का टुकड़ा था, सैनिकों को दिया जाता था उनकी नौकरी के बदले, कि भाई एक ही लैंड है आपके लिए, इस पर आप खेती करें और अपने परिवार का पेट पालें। ठीक है, इक्ता में क्या हुआ कि एक सैनिक जो काम कर रहा है, आज सैनिक काम कर रहा है, तो अभी कितने समय हो चुके हैं इल्तुतमिश के बाद के शासन को? आप कहेंगे भैया लगभग 1220 के बाद में 1270 का समय आ गया है, 50 साल बीत चुके हैं। तो वो सैनिक क्या अभी सेना में सेवा दे पा रहा होगा? जी ऐसा भी हुआ, बहुत सारे सैनिक मर गए, बहुत सारे सैनिक क्या हो गए? बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए जो अब सेना में सेवा नहीं दे सकते थे, या मान के चलो मर गए, युद्ध में मर गए। तो इसने क्या कहा कि भाई जो लोग अभी सेवा नहीं दे रहे हैं, इसने पूर्णतः खत्म नहीं किया, इसने नगद वेतन जो दिया है, किसको दिया है? जो अभी सर्विस में नहीं है। उन्होंने बोला तुमको क्यों इकता, क्योंकि तुम सेवा नहीं दे रहे हैं, तो उनको इसने कुछ पैसे दे दिए, बोले तुम्हारी मदद यादगार रहेगी, तुम्हारे पिताजी की मदद यादगार रहेगी, वे हमारे लिए लड़ते हुए मरे। ठीक है, जो अभी सर्विस में नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी एग्जाम में हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता को पूरी तरह खत्म करके अपने सारे ही सैनिकों को नगद वेतन दिया था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसने किसको दिया नगद वेतन? जो सैन्य में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनको। बाकी इसने इक्ता को खत्म नहीं किया, जमीन टुकड़ा दिया। इक्ता खत्म करेगा अलाउद्दीन खिलजी और सबको देगा नगद वेतन। ठीक है, आगे आएंगे। वेरी गुड। इसने 2 विभाग बनाए, 2 विभाग बनाए। वेरी गुड, बहुत शानदार। शिवानी जी कह रही है मैंने पढ़ा है इक्ता माने प्रांत होता है। बेटा तुम इक्ता माने पेठे की मिठाई पढ़ लो, हमें फर्क थोड़ी पड़ता। तुम इक्ता माने कहीं जलेबी पढ़ा हो, तुम्हारी मौसी ने किताब छापी होगी ऐसी कोई जिसमें तुमने पढ़ लिया होगा, उस पर ध्यान नहीं है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कह रहे मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं। यहां देखो, इधर आओ, यहां फोकस करो। बोला कमेंट मत करो, इसीलिए तो तुम कुछ और सोच सोच के स्कूटी पर ठुक जाती हो कहीं और। अगर फोकस एक जगह रखो तो स्कूटी कहीं ठुके ही ना। लड़कियां बाइक से ज्यादा एक्सीडेंट स्कूटी क्यों होते हैं? इनका ध्यान ही कहीं और रहता है। पढ़ लो, नहीं तो रसोई में चकला चला चला के पागल हो जाओगे। इतनी रोटी बनानी पड़ेंगी तुमको, क्योंकि नौकरी नहीं होगी तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। इतने सारे बर्तन, चकला, बेलन, रोटी, सब्जी, फिर करना उस रोटी पे फोकस। फिर कुछ और सोचना भी चाहोगे तो रोटी के अलावा कुछ और दिमाग में आएगा ही नहीं। बर्तन साफ करोगी तो कुछ और सोच के देखना, तुम दिमाग में आ ही नहीं सकता कुछ और। तो एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाओगे। इससे अच्छा है अभी फोकस बनाओ, नहीं तो कल अपने आप फोकस बन जाएगा। अभी मानना इस बात को। 2 विभाग बनाए हैं। बरीद मुबालिक एक गुप्तचर विभाग था। मैंने कहा ना कि इसने अपने 40 जो तुर्क सरदार थे उनके लिए बनाया, सबकी सूचनाएं रखता था। रात को महल में जाता, और दीवान अर्ज एक सैनिक विभाग भी बनाया। रात को महल में जाता, बलबन चिल्लाता, रोता। इतिहासकारों ने लिखा बलबन क्यों रोता था। उन्होंने कहा बलबन के साथ जो उसके पिछले जीवन में घटित हुआ, जितने अत्याचार उसके साथ हुए, उनको याद करके अपनी क्रूरता को, कि वो बदसूरत था देखने में बहुत ज्यादा, और लोगों से दिन में 20 बार पूछ लेता था मैं कैसा लग रहा हूं। भाई साहब कौन मना कर देगा बलबन से कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। कहते रात को रोता बलबन, सुबह जब महल में आता तो बलबन की आंखें लाल होती। बलबन का मकबरा है दिल्ली में, भारत सरकार ने बोर्ड लगा रखा है रात के समय यहां पर ना जाए। बलबन का इतना खौफ है, समझो तुम। ठीक है, कोई परेशानी? बरीद का मतलब ही होता है गुप्तचर। आगे, बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की। बलबन के समय 1279 और 85 में मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल से कौन आया था मंगोल भारत में? चंगेज खान, याद है? हाँ जी याद है। ठीक है,
1279 बंगाल में विद्रोह तुगरिल खां ने किया। क्या बोलोगे? तुगरिल खां ने किया। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1279 में जो विद्रोह किया है किसने किया है? तुगरिल खां ने किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बोलेंगे एक बार, नोट करेंगे अच्छे से तब समझेंगे। भैया ये हमारे देश भारत पर ही आक्रमण नहीं, बच्चे सब जगह आक्रमण करते थे। आप अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं इसलिए आपको लगता है, नहीं तो आक्रमण तो ये सब देशों में करते थे। सिकंदर मैंने बताया नहीं तुम्हें, यूरोप से जीतते हुए भारत आया, ऐसा थोड़ी सिर्फ भारत पे आक्रमण किया उसने। आप भारत के हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भारत पर ही आक्रमण किया है सिर्फ, और भारत बहुत बच्चे विकसित और समृद्ध देश भी था, इस बात में भी कोई शक नहीं है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा वो लड़की अब क्या सोच रही होगी। बेटा वो तू भी इसकी तरह ही है, यू आर ऑल्सो लाइक हर। तुम्हारे लिए भी कुछ बोलूं? चलो नहीं बोल, कभी और बोलेंगे, आज लड़कियों के लिए कल लड़कों के लिए बोलेंगे। भाई बुरा मत मानना कोई, प्लीज सॉरी, देखो किसी को बुरा लगे ऐसे मजाक में बोल देता हूँ, है ना। आगे आएंगे। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खां ने किया, और बच्चे बलबन ऐसा था कि उसका खौफ इतना था कि कहते हैं कि बलबन को कभी दिल्ली की गद्दी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दिल्ली की सीमाओं से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका खौफ ही इतना था, इतना खौफ था बलबन का कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे बैठे उसने इतना बड़ा शासन चला लिया। लेकिन एक भूल हो गई, किससे? बंगाल में तुगरिल खां था। तुगरिल खां के लिए इसने पहले बोला बच्चे अमीर खां को भेजा, पहले तो बोले इस तुगरिल खां को समझा क्या हो यार, टैक्स वैक्स नहीं दे रहा है, जाके बात करो इससे, मान जाओ, बलबन के नाम का खौफ क्यों कम कर रहा है, समझा क्या हो। अमीर खां बेचारा गया कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेकर, इसको उसने मार दिया। ठीक है, बलबन ने कहा यार इसकी भी सामत आई है, तिरमत खां को भेजा, बोला तिरमत खां यार तुम समझाओ क्यों बेवजह का पंगा करता है, तुगरिल खां को समझाओ, बच्चा है मान जाएगा। नहीं माना, तिमरत खां को भी मारा। सोचो इतने बलबन जैसे आदमी के दिमाग पे क्या उस टाइम हुआ होगा। बलबन ने निकाली सेना और बोला जितनी सेना है उसकी चढ़ाई पूरे बंगाल पर कर दो। भाई साहब पूरे बंगाल को घेर लिया गया, पूरे के पूरे बंगाल को घेर लिया गया दिल्ली की शाही सेना के द्वारा, और तुगरिल खां की ढूंढ शुरू हुई। और ऐसे नहीं मारा इसने तुगरिल खां को, इसने कहा इस पूरे बंगाल के बाजारों में तख्ते जड़ दिए जाएं, जैसे रोड है इस रोड पर तख्ते यानी लकड़ी के फट्टे लगा दिए जाएं रोड पर, और लकड़ी के फट्टों की ऊंचाई रही 12 फुट। बोला इस तुगरिल खां के जितने भी नजदीकी लोग हैं, इसके राज्य के, इसके शासन के जितने भी नजदीकी लोग हैं, सबको दीवारों पर फट्टों पर कीले गाड़ गाड़ के ठोक दिया जाए, और इस तुगरिल खां की खाल उतारी जाए, और उसकी खाल जब उतारो तो सिर के पास ही कट लगना चाहिए, पूरी खाल ध्यान से उतरनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खाल उतार दूंगा। और पूरी खाल उतार के भुस भरो और पूरे बंगाल को दिखाओ कि इसने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया है, और एक विद्रोह का नतीजा ये होता है। ऐसी ऐसी दुर्गति हुई। सोचो तुगरिल खां अगर बच जाता, या तुगरिल खां देख पाता अपने अंत को, तो सोचता यार क्या बलबन से लड़ना था। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये अकेला है। पूछते हैं किस विद्रोह के समय, मैंने आपको बोला कि बलबन दिल्ली की गद्दी से बाहर गया, तो एकमात्र बंगाल का विद्रोह है। ठीक है, बंगाल का विद्रोह है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, आज मौसम अच्छा है। इसके बाद में फिर बलबन अपनी स्वाभाविक मौत मरा है। ठीक है, अपनी खुद की स्वाभाविक मौत हुई बलबन की। बलबन के बाद में कैकुबाद आया जो बलबन का पोता है, बलबन का बेटा भी था। आप कहें कि बलबन का पुत्र नहीं था क्या, बलबन का बेटा भी था बुगरा खां, बलबन का पुत्र था बुगरा खां। दरअसल में ये बुगरा खां जब जब बलबन बंगाल अभियान पर गया विद्रोह का दमन करने, तो ये उसके साथ गया था बुगरा खां। उसने जो भाई साहब आतंक देखा है बलबन का वहां पर, जो क्रोध और गुस्सा उसने बलबन का देखा है, उसने हाथ जोड़ लिए सिंहासन से। उसने कि भाई साहब हो सकता है ये बुढ़ा जिंदा रहे, मैं गद्दी पर रहूं,
और मुझसे कोई भूल हो जाए, इसकी पता नहीं है कब क्या आदेश दे दें। उसने बोला मुझे गद्दी की कोई इच्छा नहीं है और मैं इस राज सिंहासन को अस्वीकार करता हूँ। राजा ही मनने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं लोगों के अंदर कितनी इच्छाएं रही होंगी। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि बलबन का पुत्र बुगरा खां एक डरपोक किस्म का व्यक्ति था, डर गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैमुर्श। कैमुर्श क्या बोलोगे? शमसुद्दीन द्वितीय भी बोलते हैं और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, कहने का मतलब है गुलाम वंश के अंतिम दो शासक बलबन के बाद में तो खत्म ही हो गए। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आया? गुलाम वंश के बाद में दोस्त आपका क्या बोलोगे? खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश आएगा। अब यहां आपको समझनी पड़ेगी प्रक्रिया, खिलजी कौन है, हु इज खिलजी। मैंने बोला 64 कितनी नस्लें आई तुर्कों की? 64 तुर्के की नस्ल आई, उनमें से ही एक नस्ल है बच्चे आपका कौन सी? खिलजी। ये कैसी नस्ल थी? ये तुर्क नस्ल थी एक, ये भी तुर्क लोग हैं, तुर्क लोग हैं। यहां पर आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया गुलाम वंश के समय पर, गुलाम वंश के समय पर मंगोलों के आक्रमण होते रहे, यस और नो? गुलाम वंश में मैंने 1241 में भी बताया, गुलाम वंश में जब आपका बच्चे बलबन है इस समय पर आक्रमण हुए मंगोलों के या नहीं हुए? मंगोल आक्रमण हुए कि नहीं हुए? आप कहिए 1279 और 85 में भैया जी आक्रमण हुए। ठीक है, हुए थे कि नहीं हुए? हाँ जी हुए। तो इस समय पर ये एक व्यक्ति जो खिलजी वंश का, जिसका नाम है संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अभी कोई नोट मत करना, मत कमेंट करना, समझो सिर्फ। जो कमेंट करे उसको ब्लॉक कर देना अपनी मर्जी से, जिसको तुम चाहो। ठीक है भानु? ठीक है, बलबन की तरह आदेश दे दूं मैं भी? ठीक है, तुमको आज भानु ये स्वीकृति दी जाती है कि तुमको जिसका कमेंट बेवजह लगता हो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। सच में मत कर देना, नहीं मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। बताओ जी। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का, ये दरअसल में सैनिक था। किसका सैनिक था ये बलबन का सैनिक था। और बलबन की सेना में ही इसके जितने भी बच्चे आपका, बलबन की सेना में ही जितने भी इसके पदोन्नति हुई या हम बोले इसके कद बढ़े, तो वो बलबन के समय पर बढ़े। और बलबन के समय पर जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो विफल करने वाला कमांडर भी जलालुद्दीन खिलजी था। बड़ा करीबी व्यक्ति था। किसका करीबी व्यक्ति था? बलबन से बड़े अच्छे संबंध थे। और लगभग उम्र हो चुकी थी इसका, उम्र हो चुकी थी 68 वर्ष। बलबन को सेवाएं देता रहा, बलबन को सेवाएं देता रहा। और इसके पास लड़ाके थे, मजबूत कमांडर इसके पास थे, जो जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर कुछ भी कर सकते थे। तो बलबन को बड़ा अच्छा लगता था यार, एक तो आदमी एकदम से प्रिय है जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, लालच नहीं है जिसके अंदर कोई, और प्लस में उसकी अपनी यूनिटी भी है, ताकत भी है। तो फिर क्या होता है? तो यहां पर एक बात समझनी होगी तुमको कि जलालुद्दीन खिलजी बलबन के लिए ही तो निष्ठावान है। जब बलबन के बाद में कैकुबाद आया तो इसको मारा, और कैकुबाद के बाद में कैमुर्स को गद्दी पर बिठाया कि कहीं जनता विद्रोह ना कर दे कि जलालुद्दीन खिलजी तुम्हारे अंदर लालच आ गया है, तुम इन गुलामों के बड़े करीबी व्यक्ति थे। तो उसको अपनी इमेज की बड़ी चिंता थी। जलालुद्दीन खिलजी को हमेशा अपनी इमेज की बहुत चिंता रही। तो गद्दी पे इसको बिठाता है और इसको बिठा के फिर बाद में इसको भी मारता है और शासन को हथिया लेता है। और इसका तो बहुत बुरा हाल कर दिया था इसने, इसको तो मरवा के यमुना में फेंका। कहाँ पे फेंका? यमुना में फेंका। बोला यमुना में फेंक के मारो इसको। ठीक है, 3 महीने शासक रहा, फिर कैमुर्स, फिर इसको भी मार दिया। फाइनली गद्दी पर कौन आएगा? जलालुद्दीन खिलजी। एक सेना से आया, सेना से आया। तो यहां पर एक बात देखनी होगी, एक बात समझना, छोटा सा लॉजिक। खिलजी मुझे बताएंगे एक सैनिक है, जलालुद्दीन खिलजी एक सैनिक है कि नहीं है? हाँ भैया ये एक सैनिक है। तो इसको जो समर्थन मिला, भैया दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो विरोध तो हुआ होगा।
कि सेना का एक कमांडर बन रहा है। कमांडर तो और भी उस समय रहे होंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो साथी बने, इसके जो सहयोगी बने, वो सभी लोग बने जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, जिनको लगता था यार ये गुलामों के समय पर क्या हुआ, बहुत सारे तो राजा के बेटा ही राजा बने ना, बहुत सारे राजाओं के पुत्र राजा बने। ये बोला राजाओं के पुत्रों को सहारा मिल जाता है हम सेना के, जिनके अंदर योग्यता है। बोला तुरा सुना है ना तुमने डायलॉग, बड़ा दुख होता है जब कोई तुम्हारी योग्यता ना पहचाने। तो भाई साहब क्या हुआ यहां पर, इसको उन सभी लोगों का साथ मिला जो परिवारवाद के विरोधी लोग थे, जो नेपोटिज्म के विरोधी थे। वो सब लोग बोले कि जलालुद्दीन हम तुम्हारे साथ हैं, कर दो चढ़ाई दिल्ली पर। क्या बोलेंगे, कर दो चढ़ाई दिल्ली पर। लेकिन जलालुद्दीन चालाक है, ऐसे नहीं। उसने बोला कि लोगों का समर्थन मिल गया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी सच में बलबन के लिए डिवोटेड था, बलबन के लिए डिवोटेड था। तो यहां पर इसने जो पहला नौता दिया कि दिल्ली की गद्दी पर पहला नौता जो ये देता है, पहला नौता इसने दिया था आपका बलबन के भतीजे को। किसको, बलबन के भतीजे को। और बलबन का भतीजा था कौन, मलिक छज्जू, बलबन के भाई का लड़का मलिक छज्जू। क्योंकि इनके करीबी लोग तो इस समय होंगे जो विद्रोह करते। तो यहां पर चाल चली जलालुद्दीन खिलजी ने, और मलिक छज्जू को बोलता है कि दिल्ली की गद्दी पे यार मेरा मन नहीं है, तुम सम्राट बन जाओ। क्योंकि मलिक छज्जू के बारे में ये जानता था कि ये सम्राट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो पूरी तरह तैयार नहीं है, उसके अंदर सीखने की ललक थी। वो कह रहा था कि मुझको अभी ट्रेनिंग्स लेनी है। उसने बोला मैं तो तैयार नहीं हूं। अच्छा ठीक है। अब लोगों ने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है जलालुद्दीन खिलजी, अब तक तो सब लोग अपने लालच में रहते थे, तो सबको नौते दे रहा है कि तुम बैठ जाओ। दूसरा इसने फकरुद्दीन को नौता दिया। किसको, फकरुद्दीन को। ये बलबन का मित्र था, बलबन का मित्र था। इसने भी कहते हैं कि इसने ऐसे लोगों को नौते दिए कि जो दिल्ली की गद्दी को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तो बलबन के मित्र ने भी गद्दी को स्वीकार करने से मना कर दिया। आया गद्दी पर कौन, जलालुद्दीन खिलजी। हो गया कामयाब या नहीं हुआ, हाँ भैया कामयाब तो हो गया। अब कामयाब हो गया तो अब इसके बारे में जानो, इसका चरित्र कैसा था। इसका चरित्र कुछ इस तरह था कि जैसे ही गद्दी पर आया, जेल में जितने भी कैदी थे उन सबको रिहा कर दिया, सबको रिहा। बोला ए दोबारा अपराध नहीं करने का, एक बार छोड़ रेला है, दोबारा गलती नहीं करने का, छोड़ दिए। ठग लोग जितने भी दिल्ली के आसपास लूट करते थे, लो इसके सामने पेश करेंगे जी ये ठगों का एक गिरोह है, यहां लूट मार करता। उन्होंने बोला लूट मार करते हो, कुछ पैसा दो इनको ठगों को। बोले आगे से लूट मार नहीं करनी है, गलत बात होती है लूट मार। लोगों ने कहा यार ये कैसा आदमी दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया तुमने, हर चीज के लिए कुछ कहता ही नहीं है। इसकी अपनी बेटी, इसकी बेटी की शादी हुई अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी है और दामाद भी है। इसकी बेटी की शादी किससे हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी से किस्सा सुने, बड़ा अच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी से इसकी बेटी की शादी हुई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की एक शादी और हुई है, इसकी सेकंड पत्नी मेहरू। मेहरू इसकी प्रिय पत्नी थी। अपने जीवन में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अगर किसी से प्यार किया है तो वो मेहरू है, मेहरू। अलाउद्दीन खिलजी का डायलॉग है ना कि वो तो लोगों ने रच दिया। तो मेहरू उसकी प्रिय पत्नी है। ये थी आपका अल्प खान की बेटी, एक कमांडर है अल्प खान, उसकी बेटी थी। इसको बहुत प्रेम करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो एक बार जलालुद्दीन खिलजी की बेटी को अलाउद्दीन खिलजी ने चांटा मारा, किसी बात पे लड़ाई हो गई। अब वो अपने पिता के पास गई, क्योंकि उसके पिता दिल्ली के शासक हैं, दिल्ली का सुल्तान है किसी का पिता, और दिल्ली के सुल्तान की बेटी के साथ मारपीट हुई है। उसने भाई साहब इग्नोर कर दिया, मतलब ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई घटना ही ना हुई हो, जैसे कोई घटना ही ना हुई हो। तो इसके बारे में बात फैलने लग गई, यार इतना उदार आदमी दिल्ली की गद्दी पर,
ऐसा कैसे, इतना हम्बल आदमी तुमने गद्दी पे बिठा दिया। अब ये हम्बल क्यों है? क्योंकि बेचारा जब गद्दी पे बैठा है तो 68 से 70 साल, बहुत जगह इसको 70 साल, बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि इसकी उम्र 68 से 70 साल के बीच रही। बुढ़ापे की तरफ था या तो ये समझ लो। लेकिन इसके मंत्रियों ने इसको समझाया कि सुल्तान सही नहीं कर रहे हो, सुल्तान सही नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं तो लोग तुमको मूर्ख समझ रहे हैं, तुमको पागल कह रहे हैं सब। बोले कि पागल आदमी दिल्ली की गद्दी पर आ गया है। इसने कहा यार फिर मैं इसके लिए क्या करूं। तो यहां पर एक अपवाद आता है, एक अपवाद आता है आपका सिद्दी मोला का। अपवाद कैसे भैया? सिद्दी मोला, सिद्दी मोला एक संत था। यहां पर लोग सिद्दी मोला की बैठकों में जाते, सिद्दी मोला के पास बैठ के लोग कहते कि सिद्दी मोला एक काम करो यार, वो जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है वो तो पागल है, तुम कितने इंटेलिजेंट आदमी हो, दिल्ली की गद्दी पे तुम होने चाहिए। सिद्दी मोला एकदम से अपने सेट वेट हो गए। हाँ तो बताओ कब चलना है। आदमी को लगता है ना कि भाई तुम्हारा, और बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, तो तुम कुछ कर दो, साम्राज्य के लिए कुछ कर दो। अभी अपने साथ स्टूडेंट बहुत सारे कुछ कर देते हैं, कमाल, नया चैनल बना देते हैं, लग जाता है एक बार को, कर लेते हैं कुछ, विशेष पहचान होगी हमारी। लेकिन ये तो हल नहीं हो सकता मित्र। सिद्दी मोला ने यही किया, कॉलर वॉलर ऊपर कर लिया उसने। अब उसने पता कि जलालुद्दीन खिलजी तो कुछ करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है, इतना उदार आदमी है, किसी से कुछ कहता ही नहीं है, जिसका जो मन आए वो करो, कोई रोक नहीं टोक नहीं। सिद्दी मौला ने सोचा यार अब दिल्ली की गद्दी अपनी है। भाई साहब, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, सोचो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बोला मुझे सिद्दी मौला की गर्दन चाहिए। सोचो सिद्दी मौला ने सोचा होगा यार मेरे लिए क्यों नियम बदल रहे हो तुम, ये कौन सी बात हुई है, मतलब जैसे हो वैसे रहो ना, मेरी गर्दन क्यों मांग ली? अब तक तो किसी की गर्दन नहीं, गर्दन मांगनी थी उसकी मांगो जिसकी तुम्हारी बेटी को पीटा, ठगों को गिफ्ट दे रहे हो, मैं बस सुल्तान ही तो बनना चाह रहा हूं, मेरी गर्दन क्यों मांग ली? तो अपवाद का मतलब हुआ कि जलालुद्दीन के सारे डिसीजंस में एक एक्सेप्शन केस ये सिद्दी मौला है और इसकी गर्दन उतार कर लाई गई। सोचो तो कहने का मतलब है फाइनली इसका कैरेक्टर आप समझे होंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम कम समय के लिए शासन करने वाला वंश है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आया समझ में? कुछ नहीं। तो जीवन में ईमानदारी और अपनी बात पर टिके रहना, जो शब्द दे दिए सो दे दिए, इस पर टिके रह जाना, ये सबसे बड़ा जीवन है मित्र। सिद्दी मौला की तरह अगर गद्दी प्राप्त करना चाहते हो, गलत चीज है। राजा बनने की योग्यताएं अलग होती हैं। चंद लोगों के साथ मिलकर आप सोच लें कि आप राजा हो जाएंगे, गलत चीज है। आप राजा के सहयोगी हो सकते हैं। अगर राजा अच्छा है और जनता के हित के बारे में सोचता है तो आपको राजा का सहयोगी बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हर आदमी राजा बनने का प्रयास करेगा तो क्या दुनिया संतुलित रह पाएगी? नहीं मेरे मित्र, दुनिया इस प्रकार से संतुलन में नहीं रह पाती। महत्वाकांक्षाएं ठीक हैं, लेकिन आपको किसी एक पद पर अपने आप को संतुष्ट रखना होगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रकार का मार्ग चुनने लग जाए, ये तो सही तरीका नहीं हो सकता। आगे तो संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। उपाधि इसकी शाइस्ता खां है, जो कैकूबाद ने दी थी इसको। कैकूबाद को इसने शासक बनाया था, मरवाया भी इसी ने था। कैकूबाद इससे डरता भी था कि भाई अब बलबन के बाद में सारे सैनिक कमांडर जलालुद्दीन खिलजी के साथ में उसके सहयोगी हैं। बोला शाइस्ता खां। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कभी पूछे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग शासक कौन है?
सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। ये कौन है मलिक छज्जू? कौन कौन है ये बताएंगे जरा? जिसको जलालुद्दीन ने न्योता दिया था कि दिल्ली की गद्दी पर भाई साहब बैठ जाओ। तो इसको कड़ा मानिकपुर यानी ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक जागीर थी, बहुत बड़ी जागीर थी। धीरे धीरे इससे रेवेन्यू आना शुरू हुआ। रेवेन्यू आना शुरू हुआ और मलिक छज्जू को लगा कि यार सब लोग जलालुद्दीन की बुराई करते हैं, सब कह रहे हैं जलालुद्दीन तो खराब शासक है। मलिक छज्जू ने भी सोचा कि यार वाई आई एम नॉट, मैं क्यों नहीं, तो फिर मैं भी चलता हूं। तो इसने बोला, ओए जलालुद्दीन हम नहीं मानते तुझे, जलालू भाई हम नहीं मानते तुमको राजा, हमें राजा। बलबन हमारे चाचा थे। जैसे हमारे चाचा विधायक वाली बात आ गई तो क्या हो गया यहां पर? अब यहां पर भेजा जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने जाके मलिक छज्जू को पकड़ा। ज्यादा बोल रहा चाचा के लिए, तेरे चाचा बलबन है तो क्या हुआ, हमारे चाचा अभी सुल्तान हैं दिल्ली के। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह को दबाया था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी को एक एप्रिसिएशन मिला, कंधे पर मिल जाता ना, ठीक है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी जेके ने एके को कहा कि तुमने मलिक छज्जू को हराया है, जाओ ये कड़ा मानिकपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश की जागीर हम तुमको देते हैं। अब थोड़ा सा सहारा मिला अलाउद्दीन खिलजी, चमत्कारी आदमी है अलाउद्दीन खिलजी। उसके दिमाग के पट खुल गए। यहीं से उसने सोच लिया कि मुझको ये दिल्ली की गद्दी चाहिए। दिल्ली नहीं, ये संपूर्ण भारत मुझको चाहिए। संपूर्ण भारत नहीं, ये पूरा विश्व मुझे चाहिए। ऐसी योजनाएं और ऐसी कल्पनाओं के साथ जीने लग गया अलाउद्दीन खिलजी। कहने की बात है कि चाचा गद्दी पर हैं, ठीक है। इसके दो बेटे थे। किसके? जलालुद्दीन को पढ़ रहे हैं अभी तो हम। इसके दो बेटे थे, इब्राहिम खान, अरकली खान। कड़ा की जागूर अलाउद्दीन खिलजी भतीजे को दी। किसने दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्यों दी है समझ गए? क्योंकि वहां पर मलिक छज्जू था। मलिक छज्जू को दिल्ली की गद्दी का न्योता नहीं दिया गया, सॉरी दिल्ली की गद्दी का न्योता दिया गया तो उसने स्वीकार नहीं किया, तो उसको दे दी गई कड़ा मानिकपुर की जागीर कि यहाँ से जो टैक्स किसानों का जो कर वगैरह उससे तुम रहो आराम से, 100-200-400 घोड़े रखो अपने पास, सेना रखो, शिकार करो, ऐश करो, आराम की जिंदगी जियो, ठीक है। कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी भतीजे को इसने दी और यहां पर इसके दिमाग में बीज बो दिए। इसने भी ड्रीम देखा और बड़ा खतरनाक ड्रीम इसने देखा। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी लोग हैं अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं ये, तुगलकनामा, आशिका उल अनवर, मिफ्ता उल फुतुहात उल होगा, किरान उल शादेन, खजाइन उल फतू या न्यूर से पिहर। 2020 दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन किसी ने लगाए हो प्रीवियस ईयर, वो जानता होगा। एक एक किताब दिल्ली पुलिस 2020 में पूछी गई है। जटिल नाम हो सकते हैं लेकिन भूलने नहीं है। तो क्या बोलेंगे? जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो रहा। अमीर खुसरो बच्चे उसी सूफी संप्रदाय से है। सूफी परंपरा आई सिया और सुन्नी के मतभेद को खत्म करने के लिए, उसी से संबंध है आपका अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कहते हैं कि इसको बलबन का भतीजा दरबार में लेकर के आया, दिल्ली दरबार में, और बलबन के भतीजे से ये रहे। तो बलबन के टाइम पे रह गए और गुलाम वंश के 3-3 महीने में बदल गए, उन दो के समय पर हो गए। खिलजी वंश के जितने शासक हैं उनके समय पर ये हो गए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी गुजरने वाला समय था। तो अमीर खुसरो जब रहा उसके समय पर 8 शासक बदल गए दिल्ली की गद्दी पर। इसीलिए बोलते हैं अमीर खुसरो ने 8 राजाओं का शासनकाल देखा। 8 राजाओं का शासनकाल देखा, ठीक है। क्या बोलेंगे? अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। मतलब निजामुद्दीन औलिया के समय पर 7 सुल्तान हुए, जिनमें से एक अलाउद्दीन खिलजी भी हैं। निजामुद्दीन औलिया संत आदमी है, संत आदमी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है बताएंगे? निजामुद्दीन औलिया एकदम से फकीर आदमी, लोगों को अच्छी राह दिखाना। निजामुद्दीन औलिया जो दरगाह है वो कहाँ है? नई दिल्ली। क्या बोलोगे? नई दिल्ली।
नई दिल्ली में इनकी दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी गया था इनके पास में, ये किसी राजा वाजा से नहीं मिले, बोले राजा राजा का काम अपना है, हम संत लोगों का काम अपना है। राजा और संत की कैसी दोस्ती, ऐसा कैसा संत जिसमें सत्ता का लोभ हो, लालच हो, सत्ता उसकी होनी चाहिए। तो यहां पर एक बात समझनी होगी तुमको, यहां पर एक बात समझनी होगी तुमको कि जो 7 सुल्तानों में से ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला निजामुद्दीन औलिया को हमसे मिलना पड़ेगा। उसकी कुटी पे पहुंच गए, उन्होंने बोला अगर यहां पर सुल्तान आते हैं तो मेरी कुटी में 2 दरवाजे हैं, एक से अलाउद्दीन खिलजी अंदर आएंगे, मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा, मेरी कोई रुचि नहीं। ठीक है। अमीर खुसरो कव्वाली, गजल, पहेली, सितार और तबला के जनक हैं भारत में। इन्हीं को हम बोलते हैं तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। एसएससी सीजीएल 2022 में उन्होंने लिख दिया पैरट इंडिया। किसी को पैरट इंडिया कहा जाता है, तो पैरट इंडिया कौन है? तोता कोई पैरट बोलेंगे, पैरट इंडिया अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदवी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? यानी खड़ी बोली में रचनाएं सबसे पहले किसने लिखी हैं? खड़ी बोली जो एनसीआर के आसपास की बोली है, जो ये हमारा हरियाणा, कुछ राजस्थान का हिस्सा, ये आपके यहाँ पर गाजियाबाद हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, बिजनौर, सहारनपुर, इधर हम बात करें आपका बुलंदशहर का कुछ क्षेत्र जो नोएडा के समीपस्थ है, गौतम बुद्ध नगर हो गया, तो ये सारा क्षेत्र घूमते हुए आपका पानीपत सोनीपत तक का हरियाणा में, तो ये सब मित्र किसमें? ये खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली में रचनाएं किसने की? वो अमीर खुसरो ने की हैं। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने करवाई। अलाउद्दीन ने देवगिरी अभियान से आने के बाद, और देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। बड़े कमाल की कहानी रहेगी, बड़े जबरदस्त रूप से सुनना और डूब के सुनना। कमेंट वालों, तुम्हारा ना कल कुछ होगा ना आज कुछ होगा, याद रख लेना मेरी बात। बोलो भैया ने बोला था और ऐसे बोला था। मैंने बोला दिल्ली की गद्दी पर कौन है? जेके भाई हैं, जलालुद्दीन खिलजी हैं। इन्हीं के पास में प्रयागराज में कौन है? कड़ा में, कड़ा की जागीर किसके पास, किसको मिल चुकी है? एके भाई को मिल चुकी है, अलाउद्दीन खिलजी को मिल चुकी है। अब अलाउद्दीन खिलजी का भी ड्रीम है ना कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कैसे बैठे? पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो उसने अपने गुप्तचर बनाए और उसने बोला ऐसी चीजें, ऐसी चीजें। सर जी आप खड़ी बोली बोल, सबकी अलग अलग है, खड़ी बोली सबकी अलग। भरतपुर वाले अलग बोलेंगे, आपका बिजनौर वाले अलग बोलेंगे, हमारे यहाँ जैसे ऐसे कहते हैं भाई तू यहाँ क्यों खड़ी है, आगे क्यों नहीं चल रही, बीच रोड पे ही खड़ी है, टक्कर लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो सब जगह की अलग अलग है, मतलब ये समझो जो मैं समझा रहा हूं। कड़ा, तो इसने बोला कि भैया पैसा नहीं है, तो इसने अपने गुप्तचर भेजे कि पैसा कहाँ मिलेगा। इसको किसी ने बताया कि ये देवगिरी है यहाँ पर महाराष्ट्र में। कौन सा? देवगिरी। और देवगिरी का जो शासक है वो कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी महाराष्ट्र में था। बोला उसके पास किले में बहुत सोना रखा हुआ है, और बहुत सोना रखा हुआ है, तो पहले अगर हम उसको ले लें तो फिर हमारे पास आर्टिलरी हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, तो हम टक्कर ले पाएंगे। अभी टक्कर लेने के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जाता है, अब यहां जाएगा क्या सीधे लूट लेगा? तो इसने एक मैसेज बनाया और पैदल पैदल चल रहा है, पैदल पैदल चल रहा है, लोगों में अब खुद से आगे सूचनाएं भिजवाता रहा कि पीछे अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, दिल्ली के सुल्तान का भतीजा है, उसका दामाद भी है, और उसे रूस गया है और शरण मांगने आ रहा है रामचंद्र देव के यहाँ। बोलो रामचंद्र देव के जैसा शासक तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे राजपाट का मोह ही ना रहा, मैं तो उनके यहाँ जाकर के अब रहूंगा। राजा ने भी सोचा होगा यार मेरी तारीफ कर रहा है कोई, दिल्ली के सुल्तान का भतीजा, उसका दामाद, वेलकम वेलकम। लोगों को ये सूचना देता गया कि उसकी जलालुद्दीन खिलजी से दुश्मनी हो चुकी है और जलालुद्दीन खिलजी का वो साथी नहीं है। तो रामचंद्र ने सोचा दोनों मिलकर दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे। गेट पर आया, गेट पर आया
देखा इतने सारे सैनिक इसके साथ पीछे पीछे आ रहे हैं, गेट बंद कर लिए गए। तो इस समय पर कहते हैं रामचंद्र से पड़ोसी राज्य से भी इनका युद्ध हो रहा था, मुख्य सेना इनकी वहां बिजी थी, किले में मुख्य सेना थी ही नहीं। अलाउद्दीन ने अपने गुप्तचरों से उसी स्थिति का पता करवाया और एकदम से घोषणा की कि पीछे से 25,000 सैनिक और आ रहे हैं। तो कहते हैं उसी एक डर से रामचंद्र देव ने यहाँ पर भैया किले की दीवारों को खोल दिया। क्या बोलोगे? किले की दीवारों को खोल दिया और यहीं पर जो लूट होती है, तो यहां से 600 मन सोना, एक मन में 40 किलो होते हैं, गुणा भाग कर लेना, ठीक है। 1000 मन चांदी, 600 मन सोना, 1000 मन चांदी लेकर के चला। लेकर के कहां गया है? बोलेंगे लेकर के कहां गया? आप कहेंगे भैया ये देख सकते हैं आप, यहां पर ये मैप दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, ये समझो। तो दिल्ली की गद्दी पर कौन है? जलालुद्दीन है। ये यहां प्रयागराज में था। आया कहां पर है आपका? ये दौलताबाद है, इसी का नाम देवगिरी है। इसका नाम बताएंगे, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। देवगिरी से जब ये वापस कहां जाएगा? तो ये जाएगा कड़ा। कहां जाएगा? कड़ा में जाएगा, प्रयागराज जाएगा। तो यहां से जब चलता है तो बहुत सारे लोग जलालुद्दीन खिलजी को कहते हैं कि तुम रास्ते में ही पहुंच जाओ, जाकर के उससे पैसा ले लो, बहुत लूट के लाया है। जलालुद्दीन खिलजी को एक विश्वास था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कि नहीं यार मेरा भतीजा है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, है भड़का रहे हो मुझे मेरे भतीजे के खिलाफ, ऐसा नहीं हो सकता। भतीजे से प्रेम है और फिर लड़की से शादी कराई है उसकी, इतना एक जागीर उसको दी है, इतना भरोसा तो करता है, सारी व्यवस्थाएं करी हैं, उसको लगता है अलाउद्दीन धोखा नहीं देगा कभी। इतना कुछ तो किया यार अलाउद्दीन के लिए, ऐसे कैसे धोखा दे देगा। लेकिन कहते हैं धोखा तो इंसान की जिस फितरत में मौजूद है तो वो है, वो छिपा रह सकता है कुछ समय तक के लिए, लेकिन अगर है, मौजूद है ब्लड में, तो धोखा देना तो देगा। यहां से चला, यहां पहुंच गया, ताकत जुटाई है, रास्ते में भी अभियान किए, छोटे छोटे छोटी मोटी लूट रास्ते में की है। जलालुद्दीन खिलजी तक अपने दूत भेज दिए और ये खबर पहुंचवा दी कि अलाउद्दीन खिलजी का मन है कि उस सारे धन को चुपचाप जलालुद्दीन खिलजी को देना चाहता है, चुपचाप बिगर किसी को बताए, ताकि पता ही ना चले धन कहां है। जलालुद्दीन भी अपने कुछ सैनिकों के साथ आ गया, भतीजे के प्रेम में हाथ फैलाए, अलाउद्दीन मेरे भतीजे तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। इतनी गजब विजय, इतनी शानदार विजय, इतना बड़ा धन। अब तुम मूवी देख के आए होगे, मूवी में है वो तुमने देखी होगी मूवी, उसमें तो अलाउद्दीन खिलजी चाकू नहीं मारा इसने अपने चाचा को, दरअसल में ये बैठा था गर्दन में, इसने आदेश करा है एक बॉडीगार्ड को, अंगरक्षक को, जिसका नाम इख्तियारुद्दीन है। इख्तियारुद्दीन ने तलवार का वार किया और जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन धड़ से अलग हुई और दूसरे अंगरक्षक ने लुढ़कती हुई गर्दन से मुकुट छीन लिया सिर का जलालुद्दीन से आकर के, और रक्त का बहा हुआ मुकुट आकर के अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रख दिया। दिल्ली का सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन की बात कर लेते हैं, सॉरी यहां आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर, क्या बोला मैंने, 1290 से 96 कौन रहा? दिल्ली की गद्दी पर 1290 से 96 कौन रहा? जलालुद्दीन खिलजी रहा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में उसका दामाद और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, बचपन का नाम अली गुरसाब्स, अन्य नाम द्वितीय सिकंदर, क्योंकि सिकंदर की तरह यह भी चाहता था कि ये दुनिया जीते, इसीलिए इसको सिकंदर ए सानी कहा गया है। जैसे मूवी का डायलॉग मैं तुमको हमेशा बताता हूं, जब ये चित्तौड़गढ़ के अभियान की तरफ होता है तो इसकी पत्नी इसको समझाती है मेहरू कि तुम क्या रानी पद्मिनी के लिए क्या संघर्ष करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, वो किसी की पत्नी है, वो देवी है किसी की। अलाउद्दीन का वो डायलॉग है,
बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। सब कुछ करता है। लेकिन वहां अलाउद्दीन खिलजी को यह एहसास होगा कि भारतीय स्त्रियों की पवित्रता क्या है, भारतीय नारियों की क्या पवित्रता इस संस्कृति में रही है, क्या मैसेज रानी पद्मिनी जैसी महान स्त्रियों ने इस भारतीय सभ्यता को दिए हैं। वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी आएंगी जो धन के प्रभाव की तरफ चली जाएंगी, उनका वर्णन भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसको युग का विजेता कहते हैं, अमीर उल मोमदीन। मोमदीन मतलब मोमिन बोलते हैं वफादार को। मोमिन का अर्थ होता है, उर्दू भाषा का शब्द इसका अर्थ होता है पैट, वफादार है कोई। और बोलते ना वफादारी सबसे महंगा शौक है कि आप किसी के प्रति वफादार रह पाए। तो जो अमीर उल मोमदीन का अर्थ है कि आपका वफादारों का नेता, इसको लीडर वफादार मिल गए। अलाउद्दीन खिलजी की विजय के कारण रहेंगे कि उसको जो लोग मिलेंगे ना वो वफादार मिल जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जिस तरह मोहम्मद साहब के 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उस्मान, अली, उसी तरह मेरे भी 4 लोग होंगे जो मेरी विजय को, जैसे मोहम्मद साहब ने अपने मैसेज भिजवाए इन लोगों के थ्रू, मेरी विजय ये 4 लोग फैलाएंगे। और क्या सपना देख रहा है, विश्व विजय, युग का विजेता। इसको जनता का चरवाहा भी कहते हैं क्योंकि इसने जनता का बहुत ख्याल रखा। इसने जो जनता इसमें विश्वास रखती थी उसका बहुत ख्याल रखा। इसने दिल्ली की जनता का इसने बहुत ख्याल रखा, ये बात याद रख लेना। इसका राज्याभिषेक लाल महल में हुआ। लाल महल बलबन ने बनवाया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लाल महल किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। इसी लाल महल को बच्चे हम कुश्क ए लाल भी कहते हैं, कुश्क ए लाल भी कहते हैं, कुश्क ए लाल। ठीक है, ये बात याद रखें। अब ये तो चाहता है कि भैया मैं जो है मैं दुनिया को जीत लूं। अब दुनिया ऐसे ही थोड़ी जीती जाएगी, दुनिया ऐसे ही थोड़ी जीती जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 4 लोग अपॉइंट किए। हालांकि बाद में मलिक काफूर को अभी आप छोड़ देंगे। मलिक काफूर की जगह एक आदमी था अल्प खान। अल्प खान की मृत्यु के बाद में फिर मलिक काफूर इसकी जगह लेता है। पहले कौन व्यक्ति था, पहले अल्प खान था। एक व्यक्ति और याद रखें, अला उल मुल्क। अला उल मुल्क, ये आदमी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी के गुरु है, अलाउद्दीन खिलजी का गुरु। अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी फितरत थी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता था, इतना भय था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि पिछला शासक तो उदार रह गया, उससे तो कोई कुछ भी कह दो, उसे कोई कुछ भी कह दो। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का एक गुरु है। अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी मनमार्जी कर रहा था, दुनिया को जीतूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सिकंदर से बड़ा नाम बनाऊंगा, अलाउल मुल्क ने कहा, ओ पागल सुन, तू अनपढ़। अलाउद्दीन खिलजी कैसी बात, अनपढ़ बोल रहा है इसको। मतलब एक आदमी बेबाक तरीके से अलाउल मुल्क ने बोला, अलाउद्दीन खिलजी तेरी नीतियां गलत हैं और इस सब में तुझको कुछ नहीं मिलेगा, पहले भारतवर्ष तो जीत, पहले भारत को तो जीत के दिखा, विश्व विजय तो बाद में करनी है। जिस नशे में तू चूर है, जिस धन को तू लोगों में बांट रहा है, ये तरीका नहीं है। क्योंकि जब उसने हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी की, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो वो सोना लेके आया था उसको उसने बांटा, खुले दिल से बांटा, इसलिए कि लोगों के बीच में चर्चाएं हो गई। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने की है। लोगों को सिर्फ मतलब रह गया उसने क्या बांटा है। बोले सोना और चांदी की बांट चल रही है, किसी को मतलब ना रहा कौन राजा कौन मरा। लोगों के निजी स्वार्थ हैं, उनको बोले कि हमको चांदी का सिक्का मिल रहा है, जलालुद्दीन खिलजी से हमको क्या मिलता था। तो लोगों के लालच और हित जब पूरे होते हैं, उसी दिशा में मैक्सिमम लोग चले जाते हैं। मैक्सिमम, ना के बराबर लोग ऐसे होंगे जो ना जाए, ना के बराबर।
तो क्या बोलेंगे, अलाउल मुल्क ने जिसको समझाया और कहते अलाउद्दीन खिलजी के मस्तिष्क पर कुछ जादू हुआ और उसने अपने पूरे जीवन अलाउल मुल्क की एक एक बात मानी और यह व्यक्ति गुरु बनकर के उभरा अलाउद्दीन खिलजी का। समझे बात को। उलूग खां उत्तर भारत पर विजय पाने में इसका एक सेनापति रहा। नुसरत खां भी उत्तर भारत में, दोनों नॉर्थ इंडिया के लिए रहे। मलिक काफूर दक्षिण विजय के लिए रहा। जफर खां ये मंगोलों पर विजय के लिए। मंगोल आक्रमण होते रहते थे, मंगोल आक्रमण। इससे पहले 1292 मैं आपको हमेशा बताता हूं, 1292 जलालुद्दीन खिलजी के समय पर भी क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण हुआ। J&K नहीं, JK, जलालुद्दीन खिलजी। JK के समय भी एक आपका मंगोल आक्रमण हुआ। उस समय बहुत सारे मंगोलों को बंद कर लिया गया था और मंगोलपुरी आप कभी जब दिल्ली पुलिस में लग जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस में आप देखेंगे एक मंगोलपुरी जगह पड़ती है, वो उस समय की ही बसी हुई जगह है, 1292 की। बहुत सारे मंगोलों को ला करके मंगोलपुरी में बसाया गया। तो उस समय पर बहुत सारे मंगोलों को बसाया गया, वही मंगोलपुरी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में। तो ये बात याद रखेंगे कि मंगोलपुरी कब बसी है। तो इसने अपनी विजय का सपना जो ये देखा है, इसी को लेकर के आगे चलाए। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण भारत को किस तरह जीता। अलाउद्दीन का पहले मैप समझना होगा आपको। तो अलाउद्दीन का बच्चे अगर आप शासनकाल देखोगे, देखो उसका क्षेत्र देखो एक बार। ये जो ब्लैक कट में है, ब्लैक कट में है ये सारा, यानी ऊपर के अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और नीचे के थोड़े से दक्षिण को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा ये क्षेत्र जो है सारा, ये सारा क्षेत्र किसका है, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्षेत्र है। क्या बोलोगे, ये सारा अलाउद्दीन खिलजी का क्षेत्र है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, मजा ही आना चाहिए पढ़ने में। मजा ना आए तो फिर कैसा पढ़ना। सर मजा आ गया। सर मंगोल कहाँ से आए थे? बेटा तुम तो ढक्कन हो, कल ही तो बताया मंगोल कहाँ से आए थे। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। नहीं सॉरी, कल क्लास नहीं होगी। कल क्लास क्यों नहीं होगी? कल बच्चे मेरी 9 बजे से मैराथन है हिस्ट्री की सुबह। तो पैट परीक्षा के लिए आप में से किसी का पैट एग्जाम हो, यूपी पैट किसी ने भरा है, अब तो पैट के थ्रू नौकरियां भी आनी होगी हैं शुरू, भर के रखिए उसको, पैट को जरूर भरा करो, है ना। जो ये आप पढ़ रहे हो इसी से पैट की तैयारी हो जाएगी, अलग से पैट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो कल सुबह 9 बजे से क्लास है, ओके। तो कल के लिए सॉरी। और जब कभी छुट्टी होगी तो इसका मतलब है कहीं क्लास है, जब आपका एग्जाम होगा तब कहीं और छुट्टी होंगी। तो एक तो ये, नहीं तो मैंने वैसे तो बाकी सब संडे में रखी है अपनी मैराथन, बस ये सैटरडे में रखनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि संडे हम लोगों को आगरा जाना, नहीं तो इसको भी संडे रखते मैराथन को। और आगरा जरूर मिलना, आगरा वाले बच्चों, ठीक है। 17 को हम लोग वहाँ आएंगे, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू। कल हम बात करेंगे, मतलब अगली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, तब मैं आपको बताऊंगा रानी पद्मिनी के बारे में, जो मूवी पद्मावत में बताया गया है, क्या सत्य है क्या नहीं है, उन सब की बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।